मैम मैं 3 बार एनडीए में फेल हुआ हूँ, 4 बार एयरफोर्स में, 4 बार नेवी में और 2 बार एसएससी जेडी में, जीडी में, 3 बार एमटीएस में। इस बार मेरा एमटीएस का हुआ था, मेरिट नहीं लगा। कोई नहीं, उसका फोकस ही नहीं था उस पे। एमटीएस में मतलब टोटल 20-25 एग्जाम में तो फेल हुआ हूँ आराम से। और मुझे मुझे होप ही नहीं था कि स्टेनो भी होगा। बाद आपने एसएससी स्टेनो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग। मुझे होपफुली आपका चैनल मिल गया। मैं सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। सो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन राजा, जिनका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में स्कोर है 165 और ये इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है प्रॉपर तरीके से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने स्किल भी क्लियर करेंगे। सो मैं इस वीडियो में इनका इंटरव्यू लूंगी और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि भाई, और रोशन भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने ऐसा करा है जिससे आपको भी हेल्प हो सकती है। सो सबसे पहले वेलकम रोशन, वेलकम टू अपनी परीक्षा। स्वागत है आपका। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच कि मैम। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी से आप सोचो कि इनके 165 नंबर है, ये अपने और एग्जाम्स में लग गए हैं, उसके स्केड्यूल्स में से इन्होंने हमारे टाइम निकाला, तो यही बड़ी बात है। सबसे पहले रोशन, आप ये बताओ आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एज क्या है, 10th 12th के नंबर क्या है, और साइंस वगैरह या कॉमर्स क्या लिया था आपने? मैम मेरा बैकग्राउंड हिंदी माध्यम है और मैं 10th में तो 68% ही था, एवरेज स्टूडेंट ही था। बस ये था कि मुझे रट्टाफिकेशन का आदत था, तो वो था मुझे। और 12th में साइंस लिया था जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर कि मुझे भी इंजीनियर ये वो बनना है, और समझ में आता नहीं था मैथ ये सब। तो मैंने कैसे कैसे करके 70% ले आया। और उसके बाद मैंने एनडीए का प्रिपरेशन करा था। उधर भी नहीं हुआ क्योंकि उसमें भी मैथ अच्छे खासी आती है। फिर जब फिर मुझे पता नहीं था कि मैं अब क्या करूँ, तो 2022 तो मेरा पूरा ही बर्बाद हो गया था पूरा। तो 2023 में ना वो सिलेबस चेंज हुआ था सीजीएल ये सब का। तो एमटीएस का सिलेबस हुआ था कि इसमें इंग्लिश और जीएस आएगा सिर्फ रटने वाला चीज, तो मुझे था कि ये कर लूंगा। बट तैयारी भी किया, हुआ भी नहीं। तो स्टेनो का 2023 का एग्जाम दिया था। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है स्टेनो, बस एसएससी ने निकाला तो दिया था। तो उसके एग्जाम देने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा। 2 साल 3 साल जो भी लगेगा मैं इसमें ले लूंगा, क्योंकि मैथ आता नहीं था उसमें, रटने वाला सिर्फ इंग्लिश जी के आ रहा था और स्किल का पता नहीं था, बट था कि हाँ कर लूंगा। फिर मैंने आकर अपने लोकल आसपास देखा कि क्या होता है स्किल टेस्ट। तो वो लोग भी बोले कि हाँ 2 साल तक हो जाएगा, बट ये नहीं बोले कि 1 साल में भी हो जाएगा। तो मुझे भी हो पाया कि मैं एसएससी सीजीएल के में तो 3-4 साल लग जाते मुझे, बट मुझे लगा कि चलो 2 साल में हो जाएंगे, तो कर लेते हैं, ऐसे बेरोजगार से तो सही है। तो फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे भी देखा कि क्या मतलब कैसा स्टेनो का सिलेबस ये वो। तो आपका वीडियो आया था, तो आप उसमें मेंटरशिप का वो बता रहे थे कि मेरे इतने स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा। तो मैंने भी आपका एक्सप्लोर किया चैनल, तो मुझे जेन्यून लगा, क्योंकि आपका वॉइस और वो कॉन्फिडेंस नजर आया कि हाँ ये जेन्यून है, करवा सकती है। तो फिर मैंने जनवरी 2024 में ले लिया था मेंटोरशिप। बस इतना ही इतना। तो मैं आपको बता दूं कि रोशन ने हमारी बेसिक्स की मेंटोरशिप, प्रैक्टिस की मेंटोरशिप, एडवांस जो बूस्टर वाली होती है एकदम, जिसके अंदर हम 12-12 15-15 घंटे के टास्क देते हैं, वो सारी मेंटोरशिप, स्किल में भी एनरोल कर रखा था। मतलब रोशन तो अपनी परीक्षा के पक्के स्टूडेंट है भाई, कि कहीं नहीं छोड़ूंगा मैं, तो मैं इसीलिए। इसमें एक और है, मैं ना बहुत केयरलेस स्टूडेंट था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था कहीं पे। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी कहीं भी नहीं हुआ। बट मेंटोरशिप लेने के बाद ना मैं 10 घंटा मिनिमम पढ़ता था 2024 पूरा। अभी तो 8-10 घंटा अभी भी पढ़ रहा हूँ, बट 10 घंटा मिनिमम। क्योंकि मुझे वो होता था ना, मैं अच्छा नहीं पढ़ूंगा तो इम्प्रेशन खराब जाएगा ना। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, पूरा इंडिया के स्टूडेंट है। हाँ, तो मुझे इम्प्रेशन भी रखना था कि यार हाँ कोई है, मतलब एग्जिस्ट करता है एक रोशन राजा। हाँ, तो नहीं नहीं, मतलब वो रोशन मोटिवेशन ने होता था अपनी कि हाँ छाप मुझे छोड़ भी करना है तो रखी थी। करना नहीं रोशन, आपने अपनी है। छाप छोड़ भी रखी थी। हर दूसरे बच्चे को आज के टाइम पे 24 वाले को रोशन राजा का नाम याद है हमारे बैच में, कि भाई ये बहुत मेहनती एक स्टूडेंट है आज भी। और इनफैक्ट आज भी लोग नाम लेते हैं कि भाई मैम रोशन राजा का क्या हुआ, मतलब उनके कितने नंबर है, वो तो बहुत मेहनती थे। और जब मैं प्राउडली बताती हूँ कि भाई इनके 165 नंबर है, तो मैं तो खुश रहती हूँ, ये भी खुश रहते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा खुश होते हैं हम लोगों से कि भाई मेहनत सफल हुई भाई। चलो अब रोशन, एक चीज़ मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगी
कि इस जर्नी के दौरान आपको कितना टाइम लगा था कि भाई सीबीटी में मैं इतना टाइम दूंगा और स्किल में मैं इतना टाइम दूंगा? मैम मतलब स्टार्टिंग 1-2 मंथ में ना मैं टोटली कंफ्यूज रहता था कि यार स्किल होगा या नहीं, क्या फ़ायदा, स्किल ही नहीं होगा। बट धीरे-धीरे ना जब आप स्किल का भी ले आए थे, शायद 3-4 मंथ बाद ना स्किल का लाए थे, हाँ। स्किल का मेंटरशिप भी। तो स्किल का मेंटरशिप लिया तो मुझे वहाँ पे एक्चुअल पता चला कि यार हो सकता है, आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। आपने तो बोला था कि आपका ग्रेड सी होगा डायरेक्ट, बट मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मेरा ग्रेड सी होगा। और जब स्किल टेस्ट मैं दे रहा था ना मैम, तो मैं मतलब मुझे मेरा स्किल बहुत अच्छा गया ग्रेड सी का, बस मेरा टाइपिंग अच्छा नहीं था तो मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि नहीं होगा। बट ग्रेड डी का तो कंफर्म हूँ, क्योंकि मैं 6-7 मंथ आपके साथ स्किल में भी जुड़ा रहा। मेरा 60 स्पीड था, बेसिक सीखा था अपने होम टाउन कोचिंग से, हम्म। तो बेसिक के बाद ही आपसे जुड़ गया था 60 स्पीड पे। हाँ। मेरा स्किल एग्जाम तक ना एक एक 100 पे लिख लेता था, 100 पे। बट मैं टारगेट कर रहा था ग्रेड डी को ही, क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए था हम्म। पहला अटेम्प्ट में। बट थोड़ा सा यदि मुझे लालच होता ग्रेड सी का तो मेरा ग्रेड सी हो जाता इस बार। वो बट तो हो ही जाता है, और बोला भी था हम सबने सबने बोला था कि भाई सी भी हो जाएगा। बट वही होता हाँ, है कि आपने बोला था। रोशन, आप ये बताओ आपकी मोटिवेशन क्या रही है लाइक इस एग्जाम के लिए, कि भाई ये मेरी मोटिवेशन है इसीलिए मुझे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा मतलब 165 नंबर लाना सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम मोटिवेशन तो घर का सिचुएशन ही होता है, बट मेरा मेरे साथ भी था। जैसे मेरे पिताजी आज तक मुझे कभी नहीं बोलते थे कि तुम क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ करना भी कि नहीं। वो आर्मी में है, तो अभी ना 25 साल उनका हो गया सर्विस, तो अक्टूबर या नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं। हम्म। तो फर्स्ट टाइम वो बोले थे कि अब तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, कुछ कर लो। तो मुझे भी लगा क्या करूँ, बट मुझे होप नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि ना मेरा मैथ अच्छा था। मैथ अच्छा नहीं था तो एसएससी में मैथ के बिना क्या ही कर लूँगा। तो मतलब पहले स्टेनो के बारे में पता नहीं था ना, तो स्टेनो में एक होप था कि मैं इधर यदि 8-10 घंटे 12 घंटे जो लगा दूंगा तो मैं कर लूँगा। तो मेरे पिताजी मेरे लिए मोटिवेशन थे, और वो 25 साल सर्विस के बाद वो रिटायर्ड हो रहे हैं, और होप रिजल्ट के साथ उनको वेलकम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा, ये तो मैं ही बोल रही हूँ आपको। सो आप सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, और इंग्लिश में भी ग्रामर, वोकैब और क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पीक्यूआरएस के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने करी? क्योंकि बच्चे आप देखते भी हो ग्रुप में कितने परेशान रहते हैं कि मैम पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं हो रहा, क्लोज टेस्ट तो हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा बताओ अपने इंग्लिश स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे मैम मेंटोरशिप वगैरह में ना टास्क आते रहते हैं चैप्टर वाइज, वोकैब वाइज, वो तो सिस्टमेटिक चलता ही रहता है। हाँ। बट मैं ना साइड पे, क्योंकि मैं आपका टास्क 5 घंटे 6 घंटे में कर लेता था, हम्म। बट मेरे पास 2-3 घंटे और हो गए ना, 3-4 घंटे बच गए हैं, 10 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं ना सेक्शन मॉक दबा कर देता था। टेक्स्ट बुक हो गया, इंग्लिश माध्यम, वेरी थोड़ा गुड। सा टफ लेवल मॉक होता है। मेंस का देता था इंग्लिश माध्यम से, सीजीएल मेंस, सीपीयू मेंस, स्टेनो का, पीरी का। मैं मॉक बहुत दिया हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी था, तो हम्म। मुझे अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं कि मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा। और यदि मैं मेहनत नहीं करता तो 88 मार्क्स नहीं आते। मैंने बिल्कुल। इस बार इंग्लिश में 88 मार्क्स लाया, और कॉम्प्रिहेंशन की वजह से 88 आया, नहीं तो 92-93 आराम से आ जाता। तो टास्क में ग्रामर होके कंप्लीट हो जाता था मैम। बस ये है कि कॉम्प्रिहेंशन में अब कोई टीचर करवा ही नहीं सकता कितना भी हो। इसलिए यूट्यूब पे भी देखो, कोई टीचर ही नहीं है अवेलेबल अच्छे जो कॉम्प्रिहेंशन करा के। वो खुद का है, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद डेली ट्यूटोरियल वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश माध्यम, और टेक्स्ट बुक के अलावा इंग्लिश माध्यम भी सजेस्ट करूंगा मैम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना प्री लेवल का मॉक है। हम्म। बट इंग्लिश माध्यम पे ना टफ टफ मॉक है मेंस लेवल पे, सीजीएल मेंस हो गए, सीपीयू मेंस हो गए, 200 क्वेश्चन, उससे हमारा कैपेसिटी बढ़ता है। और स्टेनो का भी मॉक अच्छे हैं। तो इंग्लिश माध्यम मेरा बहुत फ्रूटफुल रहा, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेशली। हाँ, वो देखो, ये मैंने भी सजेस्ट करा हुआ था स्टूडेंट्स को कि भाई टेक्स्ट बुक यस के मैम। मॉक्स हो गए, प्रेप के मॉक्स हो गए और इंग्लिश माध्यम के मॉक्स हो गए। ये सच में ही बहुत अच्छे हैं, और तीनों वैरायटी आपको मिल रही है और कहीं ना कहीं। और रोशन, आपके रीजनिंग में क्या स्कोर था? मेरा रीजनिंग में 49 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, तो एक गलती हो गया, यानी 47.75 है। तो अच्छे वो मार्क्स हैं। मतलब एक एनालॉगी छोड़ा था, क्योंकि वो ना मतलब बाद में लगा इजी, बट टाइम मेरा ले रहा था, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट लॉजिक नहीं पता चल रहा था, तो मैं उसको स्किप किया। वो 10वां क्वेश्चन ही था, यदि स्किप नहीं करता तो मेरा खत्म हो जाता रीजनिंग का। और एक काउंटिंग फिगर गलत हो गया। कोई बात तो नहीं। तो और आपके रीजनिंग में क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं और आपकी आई थिंक टेंथ की सेकंड शिफ्ट थी जो कि अभी तक यस की मैम, सेकंड टफेस्ट रही है। तो यस थोड़ा मैम। बताइए रीजनिंग की
स्ट्रैटेजी बताइए। रीजनिंग में मैम सिलेबस तो आपने 2-3 बार करा ही दिया था मेंटरशिप में। हाँ। जैसे 2-3 सिलेबस का तो मैं साइड से छोड़ दिया था टेंशन कि सिलेबस तो मेरा हो ही जाएगा 2-3 बार। हम्म। मैं प्रैक्टिस के लिए सीपीओ मेंस करता था, हम्म। सॉरी सीपीओ का 50 क्वेश्चन वाले प्री, प्री। और एसीसीजेई का 50 क्वेश्चन वाला, मैंने 50 क्वेश्चन फॉर्मेट ही देता था मैं हम्म। ज़्यादा। तो और स्टेनो का भी प्री का, हम्म। तो लगभग 200 मॉक दिया होगा, हम्म। उसमें उतना में ही हो गया। और अब ज़्यादा स्पीड की तो ध्यान दिक्कत एनालॉगी नहीं पे आई देना, होगी। एनालॉगी फंसा आएगा एग्जाम में। स्पीड की तो दिक्कत नहीं आई होगी पेपर में कि। नहीं, पेपर में नहीं, बट मॉक में होता था। मैं स्टार्टिंग में 30-35 मिनट में होता ही नहीं था, हम्म। बट धीरे 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 होते गया। एग्जाम में तो शायद हाँ 30-32 मिनट में कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट में मेरे बहुत टाइम बच गए थे। और मैं तो एक्स्ट्रा जीके। शिफ्ट मांगा था मैम, मतलब एग्जाम में क्या हुआ था ना हाँ हाँ। कि मैं एक्स्ट्रा सीट मांगा था वो रीजनिंग में, अगल बगल वाले शौक ही रीजनिंग में, क्योंकि मुझे एक पीछे का पेज पजल हुआ था मैम, बट पलटने में ज्यादा टाइम लग जाता ना, वो मेरे बगल से ही जा रहे थे, तो मैंने रफ मांग लिया। एक एक सेकंड मायने रखता है ना एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, एक एक मिनट आपका वो पे वहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि अब आपको कौन सी रैंक मिलेगी और कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो वो यस मैम। चीज़ बहुत 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 सही करी आपने। जीके के लिए आप थोड़ा बताइए, क्योंकि जीके तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि किसी का भी सर दर्द ना हो। जीके में क्या स्कोर था रोशन आपका? मैम जीके तो शायद एनडीए वगैरह का प्रिपरेशन किया था, तो मैंने भी नहीं पढ़ा था जीके। पहली बार तो आपके मेंटरशिप से ही टास्क वगैरह किया था, हाँ। बट मैं जब एमटीएस वगैरह का दे रहा था ना एग्जाम, तो मैं एक चीज नोटिस किया था कि स्टैटिक जीके का ज्यादा रोल है। जैसे मैम जैसे हिस्ट्री का वार एंड बैटल टॉपिक हो गया, वो तो आपका सिलेबस पढ़ने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाएगा पूरा डिटेल में, बट स्टैटिक में क्या 1 घंटा में आप पूरा बैटल याद कर लोगे, बट आपको रटने का क्षमता होना चाहिए। हम्म। स्टैटिक मस्ट है मैम, स्टैटिक जीके 15-20 क्वेश्चन ही दिखते हैं, बट इनडायरेक्टली कम से कम 25-30 क्वेश्चन होते 30 हैं। क्वेश्चन का वेटेज क्योंकि होता है। पॉलिटी का जो होता है ना कि ये वाला कहाँ से लिया गया, हाँ। पॉलिटी का आर्टिकल सब स्टैटिक का ही पार्ट है ना। स्टैटिक मतलब बिल्कुल। क्या है, रटने वाला चीज। तो स्टैटिक पे 25 वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से पकड़ बना ले तो उनका स्कोर अच्छा ही होगा, क्योंकि सिलेबस मैं सिर्फ आपके टास्क से ही किया हूँ, कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा हूँ मैंने। हम्म। और मेरा 29 स्कोर है, बहुत और वो बहुत भी बढ़िया। सिली सिली मिस्टेक हो गया मैम। एक क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ ना कि मैं अभी तक सर पिट रहा हूँ। जो मेरा होम टाउन बोध गया, ठीक है, तो वहाँ पे बोध माँ बोधि मंदिर है बुद्ध भगवान की, मेरे घर से 200 मीटर पे है। उसका क्वेश्चन आया था कि वो किस चीज से अशोक ने बनाया था, ठीक है। तो मैं तो बनाया था तब तो नहीं था, बट अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वो पत्थर जैसा लग रहा है, वो मंदिर पत्थर का बना हुआ है। तो मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट में पत्थर मार दिया, क्योंकि एग्जाम में उतना कौन सोचता है। बट गलत हो गया, क्योंकि वो ईंट से बनाए थे अशोक, जब वो पहले बनाए थे ना, मैंने नॉर्मल बनाए थे ईंट से। तो मैम ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मुझे एम ई दिला सकता था। 165 है, 167 हो जाते हैं मतलब। हाँ। तो होता है मैम। जीके में है मैम, थोड़ा स्मार्टली डील करना पड़ेगा। आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत ही कर ले, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। स्ट्रैटेजी के दबा कर पढ़ें, और सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हैं 25 के लिए मैम, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और बायोलॉजी सिर्फ कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री स्किप कर सकते हैं। 25 तो लाना ही पड़ेगा मैम अच्छा स्कोर लाने के लिए। और इनफैक्ट इस बार अच्छा मार्क्स लाना है ना, क्योंकि वैकेंसी भी है ना 25 में, तो 30 मार्क्स बोल सकता हूँ कि सेफ है, 30 मार्क्स सेफ है इस बार। नहीं नहीं, इस बार तो वैकेंसी कम भी है और अभी रिपोर्ट नहीं करी है एसएससी ने, ये बात तो है। हाँ फिर भी लेकिन मैम। बहुत ज़्यादा। तो अब मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट ये है कि 2024 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बच्चों के लिए, जिसमें इतनी सारी वैकेंसीज उन्हें मिल गई। एल्स नहीं तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, ये बोलना चाहते हैं ना आप। वो तो देखिए जीके में 2000। स्मार्टली करना पड़ेगा मैम, जीके में रटने से कुछ नहीं होगा, स्मार्टली डील करें, अच्छा स्कोर आएगा। देखिए मेरे हिसाब से जो जिस्ट मैं बताऊंगी जो रोशन ने किया है स्टूडेंट्स को, अगर कंफ्यूजन है, उन्होंने स्टार्टिंग जीको को बहुत वैल्यू दी है। करंट अफेयर्स उतना आउटपुट इनपुट रेशियो है नहीं, तो उन्होंने उतना करा नहीं। उसके बाद जो उन्होंने करा है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने स्किप करा है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं और पेचीदे क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसकी वजह से वो सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ बन जाता है। और जब वो टफ बन जाता है तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप स्टैटिक जीके कर लो। स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लो, क्योंकि उसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा है ना, यही है। और रोशन वैसे आप डेली बेसिस पे कितना घंटा पढ़ा करते थे भाई, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। मिनिमम 10 आवर में, मतलब ये है ना कि मैं मेरे रूम के बगल में ही लाइब्रेरी था, तो ओके। मैं लाइब्रेरी में ही अपना सब कुछ रख दिया था, जो भी कॉपी किताब जो भी लैपटॉप वगैरह। तो मैं सिर्फ 2 ही काम होता था, घर आकर खाना खाना, लाइब्रेरी जाकर पढ़ना, बस खत्म। और 8 बजे रात में आपका स्किल का क्लास लेना, बस दैट्स इट। हाँ मतलब वही। घर वाले भी बहुत सपोर्टिव है मैम, मतलब मुझे कुछ काम बताते ही नहीं थे कि ये वाला काम भी करना है।
मेरा छोटा भाई भी है, मैं उसको भी थैंक्स बोलूँगा, मैं होप ये वीडियो भी देखे। वो अभी 10th क्लास में है बट मेरे से ज़्यादा मैच्योर है। वो मेरे तक आने ही नहीं देता घर का वो कोई भी प्रॉब्लम। वो उसको उसको अभी से ही कि वो 10 से ही करेगा वो स्टेनो। और मैं उसको करवा दूँगा 12th करते-करते उसको बिल्कुल। ग्रेड सी करवा दूँगा। नहीं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। और देखो, यस मैम, फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो स्टूडेंट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज होता ही है कि भाई यस मैम। मेरी फैमिली अगर मेरे तक ये चीज़ नहीं आने दे रही तो मुझे और पढ़ना है, मुझे और प्रूव करना है यार कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और साथ में रोशन, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या अकेले पीजी वीजी कैसे, नहीं, मतलब? मैं रूम लेकर रहता हूँ, अच्छा, दोस्तों के साथ। दोस्तों के हाँ, साथ। मेरे दोस्त सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, सीजल की वो प्रिपरेशन कर अच्छा, रहे हैं। वो भी अच्छा स्टूडेंट है, अभी वो मतलब टाइम लगेगा, हो जाएगा उसका भी। चलो बढ़िया है। तो घर पे, घर आपका दूर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है? नहीं, घर पे मैं बहुत फैसिलिटी है, मेरा तो खुद का गेस्ट हाउस है, मैं तो छोड़ रखा हूँ पढ़ने के लिए। मतलब घर पे पढ़ाई नहीं होता मेरे से। मैं घर में तो बहुत फैसिलिटी है मैम, फैसिलिटी पे तो नहीं जाना। घर छोड़ो भाई, आप लोग भी रूम लो, सिलेक्शन लेके घर आते रहना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके दिमाग में क्या है कि लाइक आपकी पहली प्रेफ़रेंस दूसरी क्या है आपके मन में, कि आपको क्या चाहिए? जैसे होता नहीं है हमारे मैम दिमाग मुझे में। तो मैं स्टेनो में एमईए के लालच से ही आया था। हुँ, मैंने ट्रूली बोलूँ तो, क्योंकि मैं सीजीएल वगैरह में देखता था एमईए का जो भी जॉब प्रोफाइल। हाँ, मैं अभी भी डेली कुछ ना कुछ जॉब प्रोफाइल देखता हूँ एमईए का। हाँ। और मेरे होम टाउन में ना फॉरेनर्स लोग बहुत आते रहते हैं, हुँ, टूरिस्ट प्लेस है ना, हाँ, बोध गया। तो मेरे बहुत सारे कजिन हैं फॉरेन में, प्राइवेट जॉब के थ्रू। तो मुझे है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ फॉरेन कंट्री में। वेरी और मैं नाइस। जल्दी करने वाला हूँ। मैं इस बार तो होप नहीं मिलेगा 165 मार्क्स में, नहीं, 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 बट मैं देखो, जल्दी करूँगा। हो सकता है मिल जाए, यू नेवर नो। बट आपके फादर ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं आर्मी में रह के, और आप वो एमईए में यूएन रह में के जा करना चुके हैं चाहते मैम, हैं। वो यूएन मिशन पे जा चुके हैं साउथ अफ्रीका वगैरह, वाओ! आर्मी में। वेरी हाँ, नाइस। तो नहीं, फिर तो मैंने पापा बहुत। को बोल रखा है कि मैं भी करूँगा इंडिया को रिप्रेजेंट। नहीं, नहीं, आप तो करोगे, डेफिनेटली करोगे। और मैं सबको ये भी बता दूं कि रोशन इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट जिनको जो चीज़ बोल दी कि ये चीज़ अभी, कोई भी चीज़ दे दी कि भाई ये इतने सेक्शनल है, आपको इस दिन में करना है, ये करके देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई बात बोली हो या विशाल सर ने कोई बात बोली हो या टीम ने कोई बात बोली हो और ऐसे बच्चों ने मना किया हो। इसीलिए आज ये डिज़र्व करते हैं, ये इंटरव्यू हो गया, जॉब हो गई, सब कुछ डिज़र्व करते हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करी है। रोशन, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाया है? लाइक मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। लाइक बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम इस ग्रुप में तो ये चल रहा है, इस ग्रुप में तो वो चल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है। तो आप उन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाते हो और सोशल मीडिया से कैसे बचाते हो, ये बताओ? मैम सोशल मीडिया तो मैं इंस्टा भी चलाता हूँ तो क्रोम पे लॉगिन करके ही, तो उस पे ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं देता है स्क्रॉल करने का। मतलब मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, बट इंस्टा वगैरह थोड़ा बहुत देखने के लिए कि दोस्त क्या कर रहे हैं। मतलब और डिस्ट्रैक्शन में मतलब मैं सिंपल रहता था। मतलब मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनता था। मैं बहुत सिंपल मतलब लुक पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैं 2-3 साल से। मैं ये गलती किया था इंडिया वगैरह प्रिपरेशन टाइम पे ना, मैं बहुत ज़्यादा वो उस पे ध्यान देता था पर्सनालिटी वे वो पे, और क्योंकि इंडिया में देना भी पड़ता है तो डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था मैम बहुत पहले। बट अभी है कि मैं इतना इतना सिंपल हूँ कि मैं अगला का थॉट ही नहीं आएगा ना कि। और ग्रुप्स का बहुत डिस्ट्रैक्शन है मैम, मतलब स्टेनो इतना तो डिस्ट्रैक्शन किसी स्टूडेंट को होगा नहीं टेलीग्राम के थ्रू। मतलब सीजन वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार टेलीग्राम पे भी कुछ होता होगा ग्रुप वगैरह। बट स्टेनो का कम से कम तो 100 टेलीग्राम चैनल है जिसपे लोग चीट चैट करते रहते हैं। मैंने भी 1-2 ज्वाइन किया बट आफ्टर स्किल, मुझे तो पता भी नहीं था स्किल तक कि कोई ग्रुप भी है ये वो। बट ये है मैम। और ग्रुप में ना बोलते रहते हैं कि यार मेंटरशिप लेने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं ट्रूली बोलूंगा कि मैं प्रिपरेशन करता तो मैं 2 साल लेके चला था कि मैं 2 साल में सिलेक्शन ले लूंगा। और मेरा टारगेट था कि मैं 150 प्लस लाना है, क्योंकि मैं पहला सीट सिक्योर करूंगा ना। बट जब मैं मेंटरशिप में आया, यहाँ 1000 बच्चों का एक ग्रुप था, उसमें सारे बंदे 165 170 ला रहे हैं, 160 ला रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्यों 150 सोच रहा हूँ, 150 तो इसमें नॉर्मल स्टूडेंट ला रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं फिर आप भी इनकरेज बहुत किया मैम, उसके लिए बहुत बड़े थैंक यू। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसमें ना 150 लाया था तो आपने बोला था 155 लाओ। फिर 10 दिन में लाया था 155, फिर 160 लाओ, फिर आपने 170 बोला वो भी लाया। बट एग्जाम में होता है मैम, ऊपर नीचे थोड़ा स्कोर हो गया, हाँ नहीं तो जी, हाँ जी। 170 तो मेरा फिक्स था। तो मैं ग्रुप का सबसे बड़ा ये फायदा बताना चाहता हूँ कि इसमें ना 1000 बच्चे होते हैं, सारे अपने स्कोर भेजते हैं, ठीक है। तो अंदर से आता है यार कि एक 170 ले आया, पहले तो 160 ही ला रहा था। तो मैं ना उससे यदि वहीं पे पूछूंगा तो वो बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे। और बहुत हेल्पफुल थे मैम,
जो ग्रुप वाले बच्चे थे बहुत हेल्पफुल थे। मुझे तो इंग्लिश वैशाली दी ने बहुत अच्छा गाइड किया था, थोड़ा बहुत ग्रुप के एडमिन थे, हुँ, और कृष्णा ने भी बहुत अच्छा से बताया था। और ग्रुप में बहुत फ़ायदे हैं। मतलब ये बोल सकता हूँ मैं खुद से नहीं ला सकता था मैं 160 प्लस स्कोर। सेकंड अटेम्प्ट में ला सकता था बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ला सकता था। नहीं वो देखो कहीं न कहीं हमारा एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेहनत करने वाले आप हो। देखो नहीं करने वाले ना बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चाहे मेंटोरशिप ले ले, बैच ले ले, कुछ भी कर ले। लेकिन जब उनके दिमाग में वो एक चीज़ फिट हो गई है ना कि भाई क्या करवा लेगी, ऐसा वाला आंसर, तो वो कहीं भी कुछ सक्सीड नहीं कर सकते, फिर उनके दिमाग में। लेकिन कुछ आप जैसे होते हैं जो पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई अब जो कराएगी मैम ही कराएगी, जो है मेंटोरशिप में जो आएगा मैं करने वाला हूँ बस। मैम स्किल में जो बोलेगी मैं कर लूँगा। इनफैक्ट आई थिंक स्किल से अब हम स्किल से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो स्किल में आपने बेसिक्स कितने टाइम में कंप्लीट किया? सेकंड थिंग आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है? मुझे ना बेसिक में बहुत टाइम लगा था, शायद 7-8 मंथ लग गए थे, क्योंकि मेरे होम टाउन में एक ही कोचिंग थे और वो भी इरेगुलर रहते थे, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रखते थे। और मैं भी परेशान रहता था कि यार ये क्या है। स्टार्टिंग तो 1 वीक मुझे लगा था कॉन्सोनेंट सिखाने में, जो आपने शायद बेसिक क्लास यूट्यूब पे डाला, एक क्लास में सिखा रखा। बट मुझे लगा यार मैं तो 1 वीक में ये सीखा था, जो पी बी एस जो भी सीखना था। पीवीटी। और मुझे हाँ। बहुत मैं ना फ्रस्ट्रेटेड होके मैं छोड़ देता मैम, 2-3 बार मैंने बना लिया था कि अब छोड़ दूँगा स्टेनो। बट आपके ग्रुप में बच्चे मतलब मेरे जैसे थे कि यार अभी बेसिक स्टार्ट किया हूँ मैम, हो जाएगा। तो मैं भी लगता था कि इनसे तो मैं आगे हूँ, मैं 20 एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। कुछ बच्चे तो अभी स्टार्ट ही किए हैं और आपने भी इनकरेज किया कि हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मुझे था 7-8 मंथ वो लग गया। और मैं 60 स्पीड लेकर आपके पास आया था, क्योंकि जाने-आने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता था। और मैं रात वाला टाइम जो 8 बजे से लेकर मैं किल करता था, क्योंकि लाइब्रेरी से 7 बजे आ जाता था रात में। तो 8 से 9 आपका क्लास लिया तो उसमें आप धीरे-धीरे कराते थे। ज़्यादा बर्डन नहीं, 400 वर्ड डेली सीन, 400 अनसीन, और बस वही कराते थे। और मेरा टाइपिंग तो स्पीड तो 20 ही 25 था स्टार्टिंग में। तो उसकी एग्ज़ाम बाद फिर मैं 35 तक लाया। और टाइपिंग की वजह से ही शायद मेरा ग्रेड सी ना हो, क्योंकि मेरा स्किल अच्छा गया था ग्रेड सी वाला। और आपने बहुत हेल्प किया मैम ग्रेड सी के लिए। और ऑनलाइन मुझे तो लगता ही नहीं था ये स्किल ऑनलाइन भी हो सकता था। नहीं तो मैं स्टार्टिंग में ऑनलाइन सीख कर ना और पहले मतलब ग्रेड सी के लिए सिक्योर कर लेता अपना स्पीड। मैं तो ये मान लिया हूँ कि जब तक मेरा एमए ग्रेड सी नहीं होगा, जब तक आपकी मेंटरशिप नहीं रहूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैम मैं फॉलो नहीं करता हूँ टास्क। मुझे ये पता है कि एसएससी में रिपीटेड ये चीज़ आते हैं। जितना मैम सेम ही। और जो भी गलत होते हैं ना वो सिली मिस्टेक होते हैं। हुँ, सिली मिस्टेक मतलब ईज़ी चैप्टर। हाँ, अब कोई भी स्टूडेंट होगा मैम, गलत वही चैप्टर होगा जो सबसे ईज़ी होता होगा। हाँ, तो सेम सेम चीज़ ही पढ़ना है ना बार-बार। हाँ, ये तो है ही। और मेंटोरशिप का एक और ये हमको है ना, डिसिप्लिन अच्छा रहता है मैम। और इसका फ़ायदा लास्ट में होता है, जब जब वैकेंसी आउट होता है ना तो आप एक ग्रुप बनाते हो ओपन। पहले तो आप सिर्फ टास्क वगैरह देते हो, फिर ना आप ओपन कर देते हो कि सब डिस्कस कर सकते हैं। और अपना वाला ग्रुप में पर्सनल चीज़ कुछ डिस्कस ही नहीं होता है, सरकास्म वगैरह। और अदर ग्रुप में तो फुल ही बनाते हैं सबको। मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं ट्रू है। और इसमें ना जैसे 140 वाले बंदे भी 160 लाया है मैम। और मैंने भी 1-2 लोग को मतलब बताया था, हेल्प किया था। बहुत लोगों को हेल्प किया था, क्योंकि उसमें एक फैमिली जैसा बन जाता है ना मेंटरशिप में। और बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मुझे, मैंने हेल्प किया है उन लोग को भी। वो आज भी नाम लेते हैं कि रोशन ऐसा भैया की वजह से हमारे 5 नंबर बढ़ गए, रोशन भैया ने नहीं बताया होता तो हम आज 140 पे रहता, हमारा स्कोर 155 है। तो मैं नाम भी लेते कंपटीशन ही हैं। नहीं मानता मैम। अगले को मैं कंपटीशन ही नहीं मानता। है ना? मुझे पता है, खुद पे विश्वास है, मैं कर लूँगा। तो मैं बता देता हूँ जो भी मेरे पास वो रहता है देखिए कि मैं तो हाँ। हमेशा कहती हूँ कि मेंटोरशिप जो है वो एक परिवार जैसी है, फैमिली जैसी है। और फैमिली में हर मेंबर का भला होना चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए बस किसी ना किसी का। तो मैं वही बस चाहती हूँ और कोई बात नहीं होती है। तो थोड़ा स्किल के लिए आप एक बार बताओ, जैसा आपने कहा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किल भी निकाला है। अब डी का तो मैं मानती हूँ कंफर्म है, सी के लिए कोई बात नहीं हाँ मैम, है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। कंफर्म। तो आप थोड़ा डी के लिए बताओ कि जब आपका दोनों लिस्ट में नाम था, सी में भी और डी में भी, तब आपके हाँ दिमाग में जी। आया कि भाई अब तो मुझे स्किल करना है, अब तो सिर्फ स्किल रह गया है मेरा। तो उस वक्त आपने मेरी क्लासेस ली कि भाई मुझे मैम एनरोल करना है, ठीक है चलो वहाँ तक। आप सेल्फ में भी एक्स्ट्रा में मतलब क्या क्या करते थे और किस तरीके से आपने स्किल में भी करा? बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, रोशन इस ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे बनो दो स्टूडेंट्स जिनका सच में स्किल बहुत वीक था। मैं डरी हुई थी लास्ट मोमेंट तक कि इनका होगा कि नहीं होगा। मैं तो आते ही सबसे पहले मतलब जैसे ही इनका स्किल खत्म हुआ, घर आते ही मैंने सबसे पहले टेक्स्ट किया कि भाई रोशन स्किल कैसा गया है आपका, क्या हो क्या रहा है। मैं ना मैं ये ठान लिया था कि मुझे सिर्फ क्लास चल रहा ही करना है, क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव मुझे समझ में नहीं आता था।
अच्छा। और प्रोग्रेसिव में करता था, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। आपने ही बोला था कि ठीक है आप क्लास चंद्र ही कर लो, तो मैंने सिर्फ क्लास चंद्र किया था। एक फनी इंसिडेंट ये हुआ ना कि जैसे मैं पटना चला गया था एक दिन पहले ही रूम लेकर, तो एक मेरा फ्रेंड का, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो फ्रेंड भी मेरा देखेगा, उसका 140 स्कोर है, वो मेंटरशिप में है। तो जब हिंदी का स्किल हुआ तो वो तो आ गया आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा। तो वो फ्रेंड बोल रहा है कि अरे, डराने के लिए शायद किया होगा कि अब तो तुम्हारा नहीं होगा अति, अब तो जनरल मैटर आएगा, तुमने तो सिर्फ क्लास चंद्र किया है। और मैं पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत है, मैं बोला कि भाई मुझे जनरल भी लिख दूंगा भाई, इतना दूर आया हूँ यार एग्जाम देने, कोई कुछ भी आएगा मैं क्वालिफाई कर लूंगा। और जब रो में लगे होते हैं ना एग्जाम के लिए, उसमें बंदा 130 वाला बोल रहा है कि भाई जनरल मैटर आएगा, प्रोग्रेसिव आएगा, मैं बोल रहा भाई कोई नहीं, कुछ भी आएगा मेरा हो जाएगा। और ये पॉजिटिविटी माइंडसेट से गया अंदर। और जब ट्रायल पैसेज लिखाया तो मुझे लगा यार क्लास चंद्र का ही ट्रायल चल रहा है, मुझे पता था क्लास चंद्र लिखाएंगे। और मैं मुझे मुश्किल से 4-5 बार मिस हुआ होगा। और मेरा 95% एक्यूरेसी कंफर्म अपनी तरफ से हूँ ग्रेड डी में। ग्रेड सी भी में मैं ओवर थिंकिंग में मेरा गड़बड़ गया, क्योंकि मैं ओवर थिंक कर लिया था कि मेरा ग्रेड सी में तो होना ही नहीं है। मतलब और मैं स्किल लिख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कोई 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 दिक्कत नहीं, मेरा ग्रेड डी तो हो ही जाएगा। मतलब मैं ओवर एक्साइटेड होकर मैं, मेरा अच्छा जा रहा था, लास्ट में 200 वर्ड में फ्लक्चुएशन हुआ और मेरा थोड़ा सा अभी भी चांस है मैम 50-50 ग्रेड सी हो जाए। लेकिन स्टिल मैं स्टूडेंट्स को कहूंगी कि रोशन ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी है, लेकिन एक जो गलती वो खुद भी हाईलाइट कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। वो कभी यस। लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, डर आ गया। एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें होती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया बच्चा या तो नर्वस हो गया। दोनों में ही स्किल खराब हो सकते हैं, बिकॉज स्किल में आपको री चांस नहीं मिलता कि ये लाइन में दोबारा लिख लूंगा या लिख लूंगी। तो वो चीज़ प्लीज़ कोई भी बच्चा ना करे। डी अच्छा गया है, आराम से तसल्ली रखो भाई, यस। कंफर्ट रखो कि कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे सी करना है। क्योंकि एक ही बार में देखो, अब रोशन जो है वो डेफिनेटली डी ले लेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब सी के लिए मे बी ये दोबारा जाएं, फिर वही तैयारी। इससे बेटर तो ये है ना कि आप सब भी स्टूडेंट्स एक गलती से सीख लो, क्योंकि ये इंटरव्यूज ना इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं, गलती बताने के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब आप रोशन से कुछ सीखोगे, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपका स्कोर बढ़ेगा। तो भाई आप, हो सकता है मुझे थैंक यू बोलो ना बोलो, बट रोशन को तो थैंक यू बोलोगे कि भाई इसने ये बताया तो मेरा ये हो गया। सो रोशन, मेरे हिसाब से बस आप लास्ट में थोड़ा कंक्लूड करो कि आप बच्चों को क्या एडवाइस दोगे, कि मतलब वो कैसे पढ़े, कैसे स्किल करे। और क्योंकि 25 में वो थोड़े डिमोटिवेटेड भी हैं, क्योंकि वैकेंसी उन्हें कम दिख रही है, तो आप थोड़ा सा उन्हें बताओ कि उन्हें कैसे अभी प्रोसेस करना चाहिए चीज़ों को। मैम ऐसा 2025 के लिए मैं बताता हूँ बच्चों के लिए। अभी तो मैम वैकेंसी थोड़ा कम है, तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि 120 से 160 कैसे लाएं। भाई 120 से 160 कैसे होगा, पहले आपको 130 लाना पड़ेगा, 140 लाना पड़ेगा। पहले आप ये पूछो ना कि मैम 130 कैसे लाएं, फिर 10 दिन बाद पूछ लेना 140 कैसे लाएं। मेरे पास भी एक दो पुराने फ्रेंड्स बोल रहे हैं 120 आता है, 160 कैसे लाएं। भाई नहीं आएगा 120 से 160, 120 से टारगेट करो ना कि आप 140 लाओ, फिर 160 लाओ। हाँ ये रहेगा कि अभी टेक्स्ट बुक वाले जो मॉक है ना स्टेनो का फुल, वो थोड़ा बेकार है, उस पर भरोसा नहीं करना है। उसमें जो स्कोर आ रहा है उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो करना ये है मैम ना कि सीपीओ का फुल मॉक दें मैथ छोड़कर, और सेक्शन मॉक देते रहे, वीक में एक फुल मॉक दें। मैं तो सेक्शन दवा कर दिया हूँ मैम, और सीपीओ फुल मॉक मैंने लगभग सारे दे दिया था। सेक्शन मॉक ही मेरा है मैम स्कोर बूस्ट करने का। और जो भी सिलेबस करना है वो तो मेंटरशिप हो या कहीं से भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है मेंटरशिप, बट ये है कि मेंटरशिप में आपका टाइम सेव होगा। आपका 2 साल में सिलेक्शन होना था, 1 साल में होगा। नहीं तो मेरे से कोई कमजोर विद्यार्थी शायद नहीं होगा स्टेनो फील्ड में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और 25 वाले की एक और एडवाइस है कि वो इंग्लिश पे कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छे फोकस करे, क्योंकि मेरा 6-7 मिस्टेक उसी में हो गया था कॉम्प्रिहेंशन में ही। नहीं तो ग्रेड ग्रेड डी का एमए मिल जाता आराम से, देखो क्या मिलता है। नहीं नहीं, अच्छा ही मिलेगा, यू डोंट नीड टू वरी। इनफैक्ट बहुत अच्छे नंबर है, कुछ ना कुछ बेस्ट मिल ही जाएगा। जो आपकी इच्छा होगी, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट, अब वो तो थोड़ा मार्क्स बताएंगे, थोड़ा एसएससी बताएगी हमें, लेकिन आपको बेस्ट मिल जाएगा। और थोड़ा रीजनिंग में जैसे बच्चों को ना दिक्कत आती है स्पीड बिल्ड करने में, कि मैम होते ही नहीं क्वेश्चंस। आपको तो स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा मैम एनालॉगी में सबसे पहले, क्योंकि इस बार का एनालॉगी ना कुछ अलग लेवल अलग आ गया था मैम। वो जोड़कर इन्हीं डिजिट 9 आ रहा है सब में, क्लिक ही नहीं किया अधिकतर बच्चों को। तो ऐसा ऐसा रीजनिंग 3-4 आ रहे थे जो क्लिक ही ना करें। एनालॉगी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सारा तो सेक्शन मॉक से ही हो जाएगा। और शायद यूट्यूब पे इवन कोचिंग है उनका, कमल छावड़ा सर, वो अच्छे कराते हैं, इज उनका नाइस। लॉजिक सही है मैम। यस। एनालॉगी का स्पेशली बहुत अच्छा है उनका।
और जितना ज़्यादा मॉक दो उतना फ़ायदा है, इंग्लिश हो। मैं 1000 लगभग दिया था मॉक, सीजीएल ये सीजीएल ये सबका। मैं 25 क्वेश्चन वाले होते हैं ना, वो मैं खाना खाने वक्त देता था। मैं एक्स्ट्रा टाइम इंग्लिश का 25 क्वेश्चन देता था खाना खाने वक्त। और मैं खाना बनाता भी था, तो खाना बनाते वक्त जीके पढ़ता था यूट्यूब पे, जो आपका टास्क होता था जो भी। तो मैं यूटिलाइज करता था टाइम को स्मार्टली। लाइब्रेरी में हो सके 1 घंटा मैं वेस्ट कर दूँ थोड़ा बहुत, बट मैं एक्स्ट्रा टाइम में कभी वेस्ट नहीं करता था खाना बनाने वक्त, कपड़ा साफ करने वक्त, और जो भी मतलब खाना खाने वक्त। कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मेरा हेडफोन लगा हुआ है, जीके चल रहा है। स्टैटिक जीके में तो दिखना नहीं होता ना फ़ोन। रानी मैम का वोकैबुलरी ए टू जेड सीरीज, वो तो दिखना भी नहीं होता है, रिपीट माइंड में चलता रहता है। जिनका स्कोर 140 आ रहा है मैम, वो आराम से 160 कर लेंगे, 25 वाला भी 2 मंथ है। उनको करना पड़ेगा इंग्लिश रीजनिंग में दबा के मॉक दे, और जीके का स्टैटिक जीके रटे, क्योंकि सिलेबस तो होगा ही नहीं 2 मंथ में। बिल्कुल, और अभी वो तो इस बार रिवीजन का ही टाइम है। अभी तो जो बचा है रिवीजन का ही टाइम है। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, सेक्शनल दो, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देखो, स्ट्रैटेजी के ज़्यादा करो, रिवाइज करो। लेकिन जब ये हम लोग बोलते हैं तो स्टूडेंट्स उतना बिलीव नहीं करते एज कम्पेयर टू जब खुद बच्चा बोल रहा होता है, जिसके मार्क्स आते हैं कि भाई ये सेम चीज़ ही है जो हम बोलते हैं, वही बच्चा बोल रहा है। और मैं एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगा मैम, मैं बहुत जगह देखा हूँ टेलीग्राम पे, मतलब कि बोलते रहते हैं कि यार मेंटरशिप ये वो पैसा बर्बाद, इतने में बुक आ जाएगा ये वो। तो मैम वो बोलते हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं, 160 प्लस ला रहे हैं, तो हम बोल ही सकते हैं ना कि बेकार है। जिनका 130 मार्क्स आ रहा है मैम, उनका कोई होप ही नहीं है। पहले तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो पढ़ेगा क्या। कम से कम मेंटरशिप में एक तो है कि कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगला बार तो आएगा मेरा 160। कम से कम सिलेबस तो 2-3 बार कर लेगा मैम वो। जैसे जो बच्चे, जैसे 1000 बच्चे थे, जरूरी नहीं है कि 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा अपनी परीक्षा से। जो बच्चे भी उसमें फिल्टर होके होंगे मैम, उसमें से पक्का इस बार सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस हो रखा है। वो 145 तक पहुंच चुके हैं, और 145 प्लस में तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बट 145 तक पहुंच चुके हैं, 10 नंबर और बढ़ाना है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेंटोरशिप यार ये नहीं देखो यार कि 500-600 रुपया, 500-600 तो डेली का अपना वो हो जाता है मनी वेस्ट। तो मैं तो अभी भी ले रहा हूँ यार। मेरा मैं ना जब स्किल देखे आया तो मुझे पता था कि मुझे लगना है 2025 के लिए। तो मैं ये सोचा कि मुझे तो सब पता है, मतलब मेंटरशिप लेने के बाद सब पता था ना कि कहाँ कहाँ से हाँ हाँ करना है, हाँ। सीक्रेट, सारा सीक्रेट पता था। तो मैं सोचा कि मैं खुद कर लूंगा। बट मैं 10-15 दिन तक ना 2 घंटे 3 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है कितना लाना। तो मैं आपका फिर से मेंटरशिप लिया, तो इसमें आपने बोला कि 170 प्लस लाना है, तो टारगेट हो गया ना। हाँ, और प्लस में रिवीजन हो रहा है मेरा साइड से। और मैं 170 तो कर लूंगा मैम, इतना है कॉन्फिडेंस। नहीं होगा वो अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस तो अपना है, कॉन्फिडेंस तो देखा होना ही जाएगा। चाहिए। नहीं रखोगे कॉन्फिडेंस तो लोग को गिराने के लिए ही हाँ बैठे हैं। मैम, तो और क्या। वो तो करना ही पड़ेगा। और बाकी सिलेक्शन के बाद फिर हाँ, बताता हूँ, क्या सिलेक्शन के बाद? बताता हूँ मतलब क्या रहा एक्सपीरियंस। अरे क्या और भी रहा है, जो मैं गारंटी कह रही हूँ कि आप हाँ जैसे मैम, डी स्टूडेंट्स तो हो जाएगा। हमारे पास आते हैं ना, तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स हमारी मेंटोरशिप में आते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं। नाम ही रोशन है और नहीं, रोशन भी कर रहे हैं नाम। मैं मतलब मेरे होम टाउन में 2-3 मेरे फ्रेंड है, वो उनका 1-2 साल से मतलब अच्छा नहीं कर रहे थे प्रिपरेशन, इस बार मेंटरशिप भी लिया, शायद अच्छा कर रहे हैं वो लोग। मतलब मेरे होम टाउन के बच्चे ना, मैं जब इंटर किया था ना स्टेनो में, तो मुझे डरा रहे थे ना कि 2-3 साल से हम कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा, सीजीएल कर लो। बट मुझे पता था, मुझे ना फालतू चीज़ सीखने में अच्छा लगता था थोड़ा सा। वो बोल रहे थे कि फालतू चीज़ है स्किल, तो मुझे था यार चलो ठीक है, मैथ से तो इजी ही होगा। बट ये तो टफ था, मैथ से मैं मानूंगा, मैथ से टफ है। बट एक होता है ना कि रटने वाला क्षमता था, स्ट्रोक वगैरह रट लिए, प्रैक्टिस किए। तो मेंटोरशिप से मेरा मैं टाइम बचा मैम, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ टाइम। मैं खुद कर लेता सिलेक्शन, बट अगला अटेम्प्ट में। और इस बार 261 ही आया है, तो शायद इस बार भी ना होता। तो मैं भी वही कैटेगरी में आ जाता, 2-3 अटेम्प्ट वाला कैटेगरी में। बाकी हेटर्स लोग का क्या है मैम, वो तो बोलते ही रहेंगे। भाई कोई नहीं, जब मेरा अच्छा रैंक आएगा तो उनका जॉब मिलेगा। बाकी जिनको भी होता ज्यादा है है वो। वो। नहीं, क्योंकि हाँ ठीक अकॉर्डिंग है। टू पीपल दे से ना कि कुछ नहीं कराती, बैठी रहती है, कोई एडवाइस नहीं करती। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिप्लाई नहीं करती। मतलब अगर मैं क्या बोलूँ मैं। मैं ये बता रहा हूँ ना कि उतना रिप्लाई तो शायद किसी का, मतलब रॉन्ग वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड भी नहीं देती होगी। मैम खुद सोचो, 10 मिनट के अंदर रिप्लाई आ रहा था मैम। अब किसी टाइम भी कर लो, 10 मिनट के अंदर ही आता था रिप्लाई। पूरी कोशिश और हम लोग करते हैं, मैसेज मैं नहीं, हूँ, विशाल सर मैं है, एडमिन्स ऐसे है। हम लोग ना मैसेज नहीं करते ना, तो आप ग्रुप में बोलते हो कि आप लोग हाँ का कोई क्वेरी नहीं आ रहा है, क्या हाँ। हो गया भाई, आप लोग का कोई डाउट नहीं है। मतलब और डॉट अभी डॉट कॉल लेते थे, मंथ में 1-2 बार तो ले ही लेते थे। और बैक सपोर्ट विशाल सर का बहुत बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो रीजनिंग वगैरह में बहुत अच्छा बताया था, रीजनिंग हाँ, जीके का पिछले बार, इस बार ही बताएंगे। इस बार भी बताएंगे।
वो हाँ तो कुछ हाँ, कुछ आपके लिए प्रिपेयर भी उनका करते इंग्लिश हैं। रीजनिंग वाला बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैंने भी फॉलो किया था। इंग्लिश रीजनिंग का बहुत अच्छा है। हाँ, उनका है, उनका स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी। तो मैंने उनको बोला था कि सर देखो, जो आपका बेस्ट पार्ट है ना, फोटे रीजनिंग जीके, वो आप बताओ बच्चों को। और आप ही नहीं रोशन, मतलब वैशाली कृषा आज भी तारीफ करते हैं कि मैम सर ने ऐसा क्या बताया कि हमारे बहुत अच्छे तरीके से नंबर इंक्रीज हुए हैं, मतलब। मैम वैशाली थी तो 120 से 160 प्लस गए हैं। कृषा भी 130 से 170 गया। कृषा को तो एमए मिल जाएगा वो आराम तो से। वो तो बहुत ही अच्छा कर रही है, और आप भी बहुत कोई अच्छा नहीं, कर रहे हो। एक दो वैशाली। साल सीनियर रहेगी, हम भी जाएंगे। नहीं नहीं, सब सीनियर रहेगी एक करोगे, दो साल तक। सब करोगे, कोई सब करोगे। बाकी चलो, थैंक यू सो मच रोशन जुड़ने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज रोशन ने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, स्किल के बारे में डिस्कस किया। रोशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में जितने सेक्शनल लगाओ, जितनी प्रैक्टिस करो। इंग्लिश माध्यम के मॉक्स, टेक्स्ट बुक के मॉक्स और प्रेप के मॉक्स इन्होंने यूज़ करे हैं, ठीक है। रीजनिंग में इन्होंने एनालॉगी पे ज़्यादा फोकस करा है। जीके में इन्होंने स्टैटिक जीके पे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री को टच नहीं किया, जो मैंने बोला वही किया। थर्डली, फिर अगर स्किल के बारे में बात करें तो टोटली ही मेरे पे डिपेंडेंट थे कि भाई मैम ही कराएगी मेरी नैया पार। और फॉर्चुनेटली मेहनती स्टूडेंट थे, तो ये 60 वर्ड्स पर मिनट पे आके भी 100-105 लिख के गए हैं मेरे पास, वो भी इतने कम टाइम में, 2-3 महीने में। तो ये कोई मजाक नहीं है। बाकी मैं यही बोलूँगी रोशन कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा करोगे, ये तो मेरी गारंटी है, ये तो हम सबको पता है कि भाई बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हो। बाकी लास्ट में अगर आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहो कि भाई ये कोई प्रो टिप जो मैंने फॉलो करी थी और ये स्टूडेंट्स कर लेंगे तो इनका सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, कम से कम कुछ तो बेटर करेंगे ये लोग अपनी लाइफ में। कोई ऐसा मूल मंत्र आप देना चाहो? हाँ मैम, जैसे मैं ना स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करता था जीके के लिए। हम्म। और मैं सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है ना, उसमें मैराथन वगैरह देख लेता था। मैं तो RWA से देखता था नवीन सर की, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड का था ना। बट इंग्लिश वाले परमार सर का 2x करके रिवीजन कर सकते हैं सेम वीडियो को 2-3 बार। और स्ट्रैटेजी के इस बार बहुत बड़ा रोल करेगा, क्योंकि मैम 2 महीना में सिलेबस अच्छा होगा नहीं। और इंग्लिश के लिए जितना इंग्लिश माध्यम पे मॉक दोगे उतना बेटर होगा। और रीजनिंग भी सेक्शन मॉक सारा CPO, SSC JE और स्टेनो के प्री आप लोग मॉक दे सकते हैं। और वीक में एक फुल मॉक, बाकी सेक्शन पे ही डिपेंड रहिए। और प्रो टिप यही है कि मैम आप जो एक्स्ट्रा वर्क करते हो उसमें आप यूटिलाइज कीजिए। जैसे आप खाना खाने में आधा घंटा लगाते हो, आधा घंटा में एक एक टॉपिक पढ़ लोगे जीके का, हेडफोन लगा के। मतलब और खाना, एक मैं खाना 1 घंटा लगता था मुझे बनाने में, रोटी सब्जी जो भी। तो मैं 1 घंटा में जीके पढ़ता था, मैंने खाना बनाने और खाना वक्त जीके ही पढ़ता था। और एक्स्ट्रा टाइम में मैं कभी मान लो किसी के शादी में गया, तो मैं सेक्शन मॉक मार लिया जीके का, इंग्लिश का। मैंने बहुत स्मार्ट यूटिलाइज किया वर्क। नहीं, बहुत मेरे अच्छा। 160 प्लस आते ही नहीं मैम, मतलब मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। मैं 150 भी आ जाए तो बहुत था। मेंटरशिप ने मेरा चेंज कर दिया लाइफ पूरा। मेरे मेरा मैम फ्रेंड लोग शौक है मैम कि मतलब कैसे ले रहा भाई तुम सिलेक्शन। मतलब उन लोग भी अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं मैम, सीजीएल में ही सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई फिर बात नहीं। वो उस वक्त ना क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इधर भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बड़े बोल रहे हैं कि भाई सही किया तुम, स्टेनो कर लिया। कोई नहीं मैम, देखो। देखो क्या होता है ना, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलूँगी और आपको भी बोलूँगी, जब हमारे पास लाइफ में अच्छी चीज़ें होती नहीं है ना, तो लोग हमें क्रिटिसाइज ही करते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ आ जाती है ना, तो हमसे ज़्यादा वैल्यू लोगों को हो जाती है उस चीज़ की कि भाई इस बच्चे ने तो यार, इस मेरे भाई जैसा या मेरे फ्रेंड है यार, ये वो जो एक टाइम पे एनडीए नहीं निकाल पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा, और आज इसने एसएससी स्टेनो इतने अच्छे नंबर से निकाले, स्किल क्वालिफाई कर लेगा। मतलब क्या कर रहा है, ये तो कुछ तूफान ही कर रहा है यहाँ पे। मैम मैं 3 बार एनडीए में फेल हुआ हूँ, 4 बार एयरफोर्स में, 4 बार नेवी में, और 2 बार एसएससी जीडी में, 3 बार एमटीएस में। इस बार मेरा एमटीएस का हुआ था, मेरिट नहीं लगा। कोई नहीं, उसका फोकस ही नहीं था उस पे। एमटीएस में मतलब टोटल 20-25 एग्जाम में तो फेल हुआ हूँ आराम से। और मुझे 30-35 मुझे होप एग्जाम ही नहीं से था कि फेल स्टेनो भी होने होगा। के बाद आपने एसएससी स्टेनो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग। मुझे होपफुली आपका चैनल मिल गया। मैं मतलब मुझे भटकना नहीं पड़ा मैम कि क्या होता है स्किल, कैसे होगा कैसे नहीं होगा मुझे। बहुत सारे बच्चे को ना ग्रुप में देखते हैं, वो पूछते हैं कि भैया मेरा हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मुझे कभी डाउट ही नहीं आता था कि मेरा पूछूं मैम से कि मैम मेरा होगा, क्योंकि पूछूंगा तो आप डांटोगे कि क्यों नहीं होगा, बार बार सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो सबसे मेंटरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है मैम कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्टॉप, वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना। मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई थोड़ा। तो जैसे स्किल का भी हो गया, अब तो स्किल में बहुत अच्छा करा रहे हो मैम। अब तो बहुत अच्छा करा रहे हो, क्योंकि 80 वर्ड पर मिनट का अलग बैच ले आए।
100 वर्ड पीनट का अलग ले आए, बेसिक वाला का अलग ले आए। पहले होता था कि थोड़ा वेट करना पड़ जाता था, 80 वाले बच्चों का सुनना पड़ता था, फिर अपना करना पड़ता था। अब तो बहुत ही बढ़िया है मैम। और इस वक्त बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन होगा 261 में भी। लगभग मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि 50-60 बच्चे तो अपने होंगे। हाँ, वो तो 50-60 बच्चे होंगे। फिंगर क्रॉस्ड। और मैं भी अपना हेल्प करने की कोशिश करूंगा ग्रुप में इस बार। थैंक यू सो मच रोशन। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रोशन कि आपने अपना टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से आपने स्टूडेंट्स को गाइड करा। और स्टूडेंट्स मैं आपको भी बोलूँगी कि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, रोशन खुद रिप्लाई कर देंगे। मैं भी रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर रोशन खुद रिप्लाई करेंगे तो आप बेटर देखोगे कि भाई स्टूडेंट आपको बता रहा है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच रोशन फॉर अटेंडिंग टुडेज इंटरव्यू। थैंक यू।